हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का आरंभिक प्रयास पढ़ेंगे कि कहाँ से जो है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ। इसमें सबसे पहले हम गारसा दत्तासी, फिर करीमुद्दीन, लक्ष्मी सागर वारसे और शिव सिंह सेंगर को पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम गारसा दत्तासी के बारे में कुछ जो मिनिमम जानकारी होती है उनके बारे में जो उनका परिचय है वो देख लेते हैं। देखिए, गारसा दत्तासी का जन्म 25 जनवरी 1794 में मार्सेल, फ्रांस में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो गारसा दत्तासी की मृत्यु 2 सितंबर 1878 में मार्सेल में, जाके फ्रांस में एक जगह है वहाँ पर हुआ था। और गारसा दत्तासी को हम लोग किस लिए याद करते हैं? क्योंकि गारसा दत्तासी ने ही हिंदी साहित्य का पहला लेख लिखा था। तो गारसा दत्तासी ने क्या किया था? हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक थे जिन्होंने कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। और गारसा दत्तासी कहाँ पर कार्य करते थे? तो गारसा दत्तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे। फ्रेंच और उर्दू विद्वान थे, परंतु उर्दू पर विशेष ध्यान था इनका। यानी जो गारसा दत्तासी थे उन्होंने क्या किया था कि हिंदी का पहला साहित्य लिखा था। अब चलिए देखते हैं गारसा दत्तासी की विशेषताएं क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में आता है कि हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास किसने किया है? गारसा दत्तासी ने। अब गारसा दत्तासी जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा मतलब फ्रांसीसी भाषा में इतवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना 1839 में की। तो जो गारसा दत्तासी थे उनकी रचना का नाम क्या था? इतवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस ग्रंथ के नाम को याद रखिए। और कब लिखा गया था? तो 1839 में। इतवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री। इस्तवार का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। और लिटरेचर का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। एंदुए का मतलब होता है हिंदुई और हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदुस्तानी। तो इस तरह से क्या हो गया कि इस्तवार का मतलब हो गया हिस्ट्री, लिटरेचर, एंदुए हिंदुई और हिंदुस्तानी। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ होगा जो एंदुए शब्द है, हिंदुई शब्द है ना, वो क्या है? ये वो तत्सम प्रधान है, यानी कि इसको जो है हिंदू लोग यूज़ करते हैं। और हिंदुस्तानी जो शब्द है इसका ये जो है अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता है इसमें। इसका इस्तेमाल मुस्लिम जो ग्रंथ होते हैं या मुस्लिम भाषा के साहित्य होते हैं उसमें लिखने में किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इस्तवार द ला एंदुए हिंदुस्तानी है उसका अर्थ क्या है? तो उसका हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, ये जो शब्द है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, इसका अर्थ है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। अब नेक्स्ट है गारसा दत्तासी के काल विभाजन की ओर ध्यान ने दिया। देखिए, गारसा दत्तासी जो थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पहले कवि तो थे, परंतु उन्होंने काल विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। अर्थात इनके इतिहास लेखन की पद्धति वर्ण क्रमानुसार थी। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि गारसा दत्तासी के इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी थी? तो वर्ण अनुक्रम पद्धति थी। अब देखिए, इन्होंने क्या किया गारसा दत्तासी ने कि हिंदी और उर्दू के जितने भी कवि थे उनका जो नाम था वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रख दिया। फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ए से शुरू होने वाले नाम पहले रखे, फिर उसके बाद से बी से, फिर सी से शुरू होने वाले कवियों के नाम क्रम से रखे। जैसे मान लीजिए एग्जाम के लिए हम लोग के स्कूल का रजिस्टर होता है। तो अगर स्कूल के रजिस्टर में कैसा होता है कि पहले ए से जिन बच्चों का नाम आता है वो आगे आता है, फिर उसके बाद से बी से शुरू होने वाले बच्चों के नाम, फिर सी से शुरू होने वाले बच्चों के नाम। इस तरह से लाइन से जो है रजिस्टर में क्या होता है कि बच्चों के नाम ABCD से शुरू होने पर आता है, न कि उन लोग के जन्म के आधार पर कि कौन सा बच्चा पहले जन्म लिया, किस बच्चे ने बाद में जन्म लिया। इसके आधार पर बच्चों का जो है नामकरण
नहीं किया जाता, बल्कि उनके नाम का लेखा जोखा किसके हिसाब से किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, कि जैसे जो बच्चे का नाम ए से आता है उन लोगों का नाम पहले होगा, फिर बी से आने वाले सी से नाम। इस तरह से गारसा द तासी ने भी किया, जबकि उन्होंने काल विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया। गारसा द तासी ने काल विभाजन एक त्रुटि के तौर पर मानते थे। देखिए, जो गारसा द तासी ने जो काल विभाजन किया था उसको एक त्रुटि के तौर पर मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी की वर्णमाला को आधार बनाया और इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। अब देखिए, गारसा द तासी ने क्या किया कि जो अल्फ़ाबेटिकली लोगों का नाम लिखा, जैसे ए से शुरू होने वाले, बी से, सी से, और उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि कौन सा कवि सबसे पहले आया, फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सेकंड नंबर पे कौन आया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कवि का नाम ए से शुरू होता था उसको पहले लिख दिया। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, और एक व्यक्ति है श्याम, तो अगर मान लो ये जो है आर पहले आ रहा है तो उन्होंने आर पहले लिख दिया और एस बाद में लिखा, जबकि आर जो है 5 साल का था और एस जो है 2 साल का था। तो उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि मतलब क्या किस हिसाब से लोगों का नामकरण करना है। क्रमानुसार इनमें प्रथम कवि अंगद थे। अब देखिए, जो गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखे थे, यानी जो काल का विभाजन करने का प्रयास किया था, उसमें सबसे पहले कवि कौन थे? अंगद थे। और अंतिम कवि कौन थे? हेमंत थे। जैसे उन्होंने ABCD से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले कवि कौन थे? अंगद, और अंतिम कवि कौन थे? हेमंत। नेक्स्ट है, ये जो गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था, इस्तवार द ला एंदुए ए हिंदुस्तानी, इसमें जो है 737 हिंदी और उर्दू कवियों का वर्णन है, जिसमें कि 72 हिंदी के कवि हैं और 666 उर्दू के कवि हैं। इस रचना में 24 अध्याय हैं। तो गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसमें कितने अध्याय थे? 24 अध्याय थे, जिसमें 738 हिंदी और उर्दू के कवि थे। सिर्फ हिंदी के कवि जो थे वो 72 थे और उर्दू के कवि कितने थे? 666। और एग्ज़ाम में ये फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी का प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन के आयरलैंड ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी कमेटी ने किया। तो क्वेश्चन आता है कि जो गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा उसका प्रकाशन किसने किया? तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी कमेटी ने किया। अब देखिए, जो गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसके 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2 भाग थे। पहला भाग, जो पहला संस्करण था वो कब छपा? पहले संस्करण का पहला भाग छपा 1839 में। देखिए क्या होता है, देखिए गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसके 2 बार संस्करण आए थे। पहला संस्करण में कितने भाग थे? 2 भाग थे, ठीक है, और जो दूसरा संस्करण था उसमें 3 भाग थे। जब इनका पहला संस्करण छपा गारसा द तासी का, तो वो 2 भागों में छपा। तो पहला भाग कब छपा? 1839 में, और दूसरा भाग कब छपा? 1847 में। और जो 1839 में जो फर्स्ट पार्ट छपा, उसमें पहला भाग छपा, उसमें क्या था? इसमें कवियों का परिचय था। और जो द्वितीय भाग जो प्रकाशन हुआ 1847 में, उसमें क्या था कि कवियों की रचनाओं का परिचय था। नेक्स्ट है, गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ प्रथम संस्करण महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया था। तो देखिए, गारसा द तासी ने क्या किया था कि जो महारानी विक्टोरिया थे उनको अपने ग्रंथ का, जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको जो है उन्होंने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया था, उन्होंने उनको दिया था। अब नेक्स्ट है, उसी में 1871 में द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभाजित। तो मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि जैसे गारसा द तासी ने जो एंदुए ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा था, उनके ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी। तो ये जो था ये 2 भागों में प्रकाशित, 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण के 2 भाग थे, ठीक है, और दूसरे संस्करण के कितने भाग थे? 3 भाग थे। तो जो देखिए, जब इसका जो दूसरा संस्करण छपा वो कब छपा? 1871 में, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो उनका दूसरा संस्करण था कब छपा? 1871 में। और कितने भागों में छपा? 3 भागों में। द्वितीय संस्करण में गारसा द तासी ने करीमुद्दीन के ग्रंथ को आधार बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय संस्करण के
प्रकाशन में गारसा दत्तासी ने किसको आधार बनाया, किसके ग्रंथ को, तो करीमुद्दीन के ग्रंथ को उन्होंने आधार बनाया था। और इसके जो प्रथम 2 भाग थे, यानी जो गारसा दत्तासी के दूसरे संस्करण के जो प्रथम 2 भाग थे, पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों कब छपे, 1870 में छपे। और जो तीसरा भाग था वो कब छपा, 1871 में। नेक्स्ट है, देखिए जो नवीन विलोचन शर्मा थे, उन्होंने क्या किया था कि अपने हिंदी साहित्य के दर्शन में, यानी जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नवीन शर्मा विलोचन की पुस्तक का नाम था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी है, यह निर्विवाद है। यानी कि जो नवीन शर्मा विलोचन थे, उन्होंने गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का पहला लेखक माना था। क्या माना था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक माना था। यानी कि गारसा दत्तासी ने ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है, ठीक है। ऐसा किसने माना था, नवीन शर्मा विलोचन ने। नेक्स्ट है करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। अब देखिए मौलवी करीमुद्दीन की बात हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया था। मौलवी करीमुद्दीन कौन थे, तो मौलवी करीमुद्दीन की बात हम लोगों ने किया था ना कि यहाँ पर जो गारसा दत्तासी थे, उन्होंने अपने द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में करीमुद्दीन के ग्रंथ को अपना आधार बनाया था, तो वही करीमुद्दीन है। तो अब देखते हैं इनके बारे में कि मौलवी करीमुद्दीन ने क्या क्या किया था। देखिए साहित्यिक इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय मौलवी करीमुद्दीन दिल्ली निवासी थे। अब देखिए मौलवी करीमुद्दीन कौन थे, मौलवी करीमुद्दीन एक भारत के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया कि जब गारसा दत्तासी ने 1848 में, कब 1848 में अपना जब दूसरा, पहले संस्करण का दूसरा भाग प्रकाशित किया, तो इसी संस्करण का मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया। क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भारत के रहने वाले थे, भारत में दिल्ली के। और ये पहले भारतीय थे, इसीलिए इनको याद करना जरूरी है कि मौलवी जो करीमुद्दीन थे, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि गारसा दत्तासी के जो दूसरा भाग था उसका फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपना खुद का इतिहास नहीं लिखा, जो गारसा दत्तासी ने जो इतिहास लिखा था लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी, उसी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कौन से भाषा में, फारसी भाषा में। और ये थे कहाँ के, हिंदुस्तान के थे, भारत के थे। अब इन्होंने इसको नाम क्या क्या दिया, तो देखिए 2 भाग थे, तो उन्होंने इसको नाम दिया तबकात ससुअरा, ठीक है। क्या नाम दिया, तबकात ससुअरा। और दूसरा नाम क्या था, तज़किरा-ई शुअराई हिंदी। तो ये जो नाम है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तबकात ससुअरा और तज़किरा-ई शुअराई हिंदी। अब देखिए मौलवी करीमुद्दीन के बारे में देखते हैं। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में, अनुदित मतलब जिन ग्रंथों को का उदय नहीं हुआ, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ, उन ग्रंथों में रचनाओं की संख्या कितनी थी, 104 थी। जिसमें कि हिंदी के रचनाकार कितने थे, 62 हिंदी के रचनाकार थे। और इसका प्रकाशन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा किया गया। तो देखिए जो करीमुद्दीन क्या थे, भारत के निवासी थे, तो भारत में उसका प्रकाशन होगा कि नहीं। और वो कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे, तो दिल्ली में ही इसका, दिल्ली कॉलेज द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। और कब छापा गया था, उन्होंने कब इसका अनुवाद किया था, लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी का, तो 1848 में। अब देखिए तासी ने क्या किया था, गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण हेतु इसका प्रयोग किया था। तो द्वितीय संस्करण गारसा दत्तासी का कब छपा था, 1871 में। और इन्होंने, करीमुद्दीन ने इसको कब लिखा था, 1848 में, ठीक है। अब मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया था कि मौलवी करीमुद्दीन को कवियों के जन्म मरण के संवत, व्यक्तिगत जीवन की झलक, काव्य संग्रह के वर्णन में आंशिक सफलता मिली। यानी इन्होंने क्या किया था कि जो कवि थे उनका जन्म कब हुआ, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनके काव्य का संग्रह का वर्णन उन्होंने आंशिक तरह से किया, यानी पूरी तरह से नहीं किया, कुछ भाग तक, कुछ हद तक किया। और इसमें उनको कुछ हद तक सफलता मिली, परंतु पूरी तरह से वे सफल नहीं हुए। मौलवी करीमुद्दीन ने चंद बरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, तुलसी आदि के
कालक्रम का भी चिंतन किया। अब मौर्य करीमुद्दीन ने किसका वर्णन किया था, तो देखिए चंद्रवरदाई का, अमीर खुसरो का, कबीर का, जायसी का, तुलसी का, इन लोगों के कालक्रम पर चिंतन किया, परंतु उनको जो है उसमें सफलता नहीं मिली। देखिए मौलवी करामुद्दीन ने प्रथम बार कालक्रम पर ध्यान दिया, परंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ लोगों के क्रम को तो ध्यान दिया कि सबसे पहले कभी कौन आया, फिर दूसरे नंबर पे कभी कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया, लेकिन उन्होंने उसको जो है नामकरण करने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब देखिए जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे, इन्होंने क्या किया था कि गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। किस नाम से, हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। और कब किया था, 1953 में किया था। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में गारसा दत्तासी का जो इतिहास था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन से साहित्य का इतिहास, हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। और ये जो हिंदवी साहित्य का इतिहास जो था, इसमें कुल कितनी रचना थी, 358 रचनाकार थे, और जिसमें कि हिंदी के 120 रचनाकार थे। हिंदी के कितने रचनाकार थे, 120। और इसका प्रकाशन कहाँ किया गया था, तो हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, यानी कि ये भी भारत में ही इसका भी प्रकाशन हुआ, और कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और इलाहाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और हिंदुस्तानी अकेडमी, ठीक है। तो देखिए पहले तो समझते हैं। अब गारसा दत्तासी कौन थे, पहले बात करते हैं क्रम की बात। देखिए गारसा दत्तासी वो थे, पहले व्यक्ति गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी ने क्या किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की थी। दूसरे व्यक्ति मौलाना करीमुद्दीन, तो इन्होंने क्या किया था कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर दिया। अब ये तीसरे व्यक्ति लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया कि इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद। और इन्होंने किस में किया था, फारसी में। करीमुद्दीन ने किस में किया था, फारसी में। और जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे उसमें किसने किया था, तो इन्होंने हिंदी में किया था। नेक्स्ट है महेश दत्त शुक्ल। अब देखिए महेश दत्त शुक्ल कौन थे, तो 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी में प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह लिखा। तो देखिए जो महेश दत्त शुक्ल थे, इन्होंने क्या किया था कि 1873 में हिंदी में पहला प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, यानी हिंदी में, क्योंकि देखिए पहला वाला कौन इसमें छपा था जो गारसा दत्तासी का था, वो किस भाषा में छपा था, फ्रेंच भाषा में छपा था, है ना। किस भाषा में छपा था, फ्रेंच में। और दूसरा जो छपा मौलाना करीमुद्दीन का, वो किस में था, अरबी में था। और वो भी किसने लिखा था, इन्हीं का जो अनुवाद था, है ना, गारसा दत्तासी का अनुवाद था। अब जो तीसरा आया वो भी अनुवाद था, और वो किस भाषा में था, वो हिंदी भाषा में तो था, लेकिन क्या था, अनुवाद था, है ना। हिंदी भाषा में था लेकिन वो क्या था, अनुवाद था। लेकिन अभी तक का हिंदी का कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था। तो सबसे पहले किसने लिखा, महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखा, और उसका नाम क्या था, भाषा काव्य संग्रह। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, इसका प्रकाशन हुआ लखनऊ से, नवल किशोर प्रेस से। तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर। अब देखिए शिव सिंह सेंगर की जब बात करते हैं, तो शिव सिंह सेंगर ने क्या किया कि गारसा दत्तासी की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया, और नागेंद्र जी ने शिव सिंह सेंगर को दिया। अब इसका जो गारसा दत्तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय नागेंद्र जी ने किसको दिया था, शिव सिंह सेंगर को दिया था, कि जो शिव सिंह सेंगर ही हैं उन्होंने गारसा दत्तासी की परंपरा जो है उसको आगे बढ़ाई है। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, और कब की, 1883 में। तो 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, और शिव सरोज हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह है। कैसा ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह। शिव सिंह सेंगर के इतिहास लेखन की पद्धति वर्णानुक्रम थी। देखिए जैसे कि गारसा दत्तासी ने अल्फ़ाबेटिकली लिखा था, उसी तरह से जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने भी कौन से पद्धति में लिखा,
अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति में। कौन सी पद्धति में? वर्णानुक्रम पद्धति में। अब देखिए, शिव सिंह सेंगर का जो प्रथम संस्करण था वो कब छपा था? 1883 में। और दूसरा जो संस्करण था, उनका द्वितीय संस्करण था, वो संशोधित होकर कब छपा? 1888 में। यानी शिव सिंह सरोज ने क्या किया था? शिव सरोज, यानी कौन सी जो बुक छापी थी? शिव सिंह सरोज, है ना? शिव सिंह सरोज नाम की बुक छापी थी। तो इसका जो पहला संस्करण था 1883 में आया, और दूसरा संस्करण वो संशोधित होकर फिर से प्रकाशित हुआ, उसमें संशोधन करके, तो कब आया? 1888 में आया। नेक्स्ट है, और जो उनकी जो रचना थी शिव सिंह सरोज, अब उसका प्रकाशन कहाँ पे हुआ? तो इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ था। और शिव सिंह सरोज कालिदास हजारा पर आधारित थी। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की रचना है वो किस पर आधारित थी? तो कालिदास हजारा पर आधारित थी। अब देखिए, जो शिव सिंह सेंगर थे, इससे पूर्व के किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, इसीलिए हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। देखिए, अब इसको प्रस्थान बिंदु क्यों कहा जाता था? क्योंकि इससे पहले पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदी की जड़ की खोज करते हुए शिव सिंह सेंगर कभी पुण्य तक पहुंच गए थे। अब देखिए क्या हुआ कि इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु यानी शुरुआत, आरंभिक बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव सिंह सेंगर ये ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की जड़ की, मतलब कवियों की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके किस कवि के बाद कौन सा कवि आया, इसकी खोज करते हुए वो कहाँ तक पहुँच गए थे? कवि पुण्य तक पहुँच गए थे। कवियों की सदी के अनुसार अलग अलग रखा गया। अब शिव सिंह सेंगर ने क्या किया कि कवियों की सदी के अनुसार उनको अलग अलग रखा कि कौन सा कवि सबसे पहले आया, फिर उससे बाद वाला, फिर उससे बाद वाला कवि। उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली जो है कवियों के काल का वर्णन करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया कि पहले ये ध्यान दिया कि सबसे पहले कौन सा कवि आया, फिर उसके दूसरे नंबर पे कौन सा कवि आया, फिर तीसरे नंबर पे। इस तरह से उन्होंने कवियों के क्रम पर ध्यान दिया, यानी कि उनके कालक्रम पर ध्यान दिया। उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित्र अकराधिक क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से 687 कवियों की तिथियां दी गई थी। यानी कि क्या किया था इन्होंने, शिव सिंह सेंगर ने, कि 1003 कवियों के जो का वर्णन किया। अब उसमें से 687 कवि जो थे उनकी तिथि को अल्फ़ाबेटिकली लिखने की कोशिश की, मतलब कौन सा कवि जो है पहले आया, कौन सा कवि बाद में आया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।